हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने जनरल एप्टीट्यूड की जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि मेरा जनरल एप्टीट्यूड में जो इसमें प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैंने जीके, जीएस और करंट एंड कंप्यूटर एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें अभी तक दोस्तों फिक्स वगैरह नहीं है कि इसमें क्या पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड में। अगर अगर क्लरिकल पूछा जाए, कई सारे दोस्तों को कमेंट आता है कि कई सारे मॉक टेस्ट में, जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है ना, वहाँ पे क्लरिकल ही पूछा जा रहा है। और कई सारी बुक्स हो गई उसमें जनरल भी, जीके भी पूछा जा रहा है, करंट भी पूछी जा रही है, जो भी नई बुक लॉन्च हो गई है। दोस्तों, अपन को पूरी तैयारी करना है, क्योंकि अगर क्लरिकल आएगा तो वो कर ले जाओगे 25 में से आराम से 23 या 4, 25 आउट ऑफ 25 भी कर सकते हो, क्योंकि क्लरिकल जो होता है बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, है ना। बट अगर वहीं पे जीके जीएस आ गया तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग फंस सकते हो। आप लोग को पूरी प्रिपरेशन करना है। और बाकी जीके जीएस और कंप्यूटर वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें आगे किसी भी दूसरे अदर एग्जाम में भी काम आ सकती है। जैसे कि अगर आपने CISF SCM का अप्लाई किया हो, BSF SCM, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर वगैरह जीके वगैरह भी पूछा जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेंगी। बाकी अगर क्लरिकल आएगा तो वो तो आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप आसानी के साथ PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी, जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है ना। यमुना नदी जो दी गई नदी है, उनमें से बताना है कौन सी यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है ना। ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है यमुना नदी का? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चंबल नदी, है ना। चंबल जो नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। कुछ दोस्तों और यमुना नदी की सहायक नदियां जान सकते हैं, जैसे चंबल तो आपको बता ही दिया। एक होती है केन, केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी होती है। केन हो गया, बेतवा हो गया, और बेतवा भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यमुना नदी की। केन, बेतवा, और एक हो गया सेंगर नदी, ये नदी, और ये चंबल नदी, ये नदी जो है तो यमुना नदी की सहायक नदी है। बाकी आपको पता ही होगा, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। सबसे बड़ी सहायक नदी जैसे गंगा नदी की कौन सी है? यमुना नदी। और बाकी ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, केन, बेतवा, चंबल और सेंगर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन जीके में पूछ लिए जाते हैं कि जो कप वगैरह है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप वगैरह है, वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो क्या बोला है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट कप आप लोग को पढ़ लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल से संबंधित कौन कप है, बैडमिंटन से और टेनिस से। तो दोस्तों, फुटबॉल से जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक होता है रोवर्स कप, एक होता है मर्डेका कप, ये है डूरंड कप, कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिए। और DCM कप हो गया, है ना। और BC राज ट्रॉफी, ये भी पूछा जाता है। और एक इसमें नहीं है दोस्तों, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होती है, वो भी कई बार पूछा गया है। तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन। जो बैडमिंटन से पूछा जाता है कई बार, वहाँ से उबेर कप पूछा जाता है, चड्डा कप पूछा जाता है। बाकी आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, जैसे अमृत धवन कप, यूरोपीय कप, ये हरी लेला कप, है ना। ये सब भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये उबेर कप और चड्डा कप कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे टेनिस से। तो टेनिस से आपका ये डेविस कप, डेविस और टेनिस सेम साउंड आ रहा है, जिसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और बाकी जो 4 साल, एक साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, US, है ना। और एक होता है विवलन, और एक और होता है दोस्तों विव विव लम्बडन, एक होता है विव लम्बडन, ये भी क्या है?
टेनिस से संबंधित है और ये एक साल में ही चारों खेले जाते हैं। तो ये ग्रैंड स्लैम जितने भी होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? टेनिस से संबंधित होते हैं। और एक कौन सा है? हेने केन कप, ये भी इसी से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन से देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? देशबंधु ये स्टैटिक का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो किस कौन से व्यक्ति किस नाम से फेमस थे, कई बार पूछा जाता है। तो देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था दोस्तों? माननीय चित्तरंजन दास जी को, है ना। चित्तरंजन दास जी को किसके नाम से जाना जाता था? देशबंधु के नाम से। और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी, है ना। जो से बोल सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी और मदन मोहन मालवीय ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी से पूछा जा सकता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रिटिश संसद जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसके पहले भारतीय सदस्य थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और क्या पूछा जाता है? जैसे कि 1865 और 1866 में नौरोजी ने क्रमशः लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। और वो 3 बार कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। पहली बार 1886 में बने थे, फिर 93 में, फिर 1906 में। और वो उनकी जो बुक है जो बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी जी की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट बात है पंडित मदन मोहन मालवीय साहब के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, अब जो प्रेजेंट प्रयागराज में हुआ था, है ना। और उन्होंने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। और राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी, ये पूछा गया दोस्तों कि कर्मयोगी के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्मयोगी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि BHU जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना भी किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कब की थी? 1916 में की थी। और उन्होंने 1916 में हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का अगर आप सेलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस पैराग्राफ पर क्लिक, पैराग्राफ पर डबल क्लिक, कि पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक, कि अल्ट प्लस पैराग्राफ पर क्लिक। तो अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है ना दोस्तों, तो उस पैराग्राफ पर अगर 3 बार क्लिक कर देंगे, है ना, 3 बार क्लिक कर देंगे तो आपका पैराग्राफ जो है तो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो अगर हमें ऊपर कोई छोटा अक्षर लिखना है, जैसे हमें ये X है, इसके ऊपर हमें ये पावर करनी है, तो इसको क्या बोलते हैं? और इसी प्रकार अगर जैसे H2O, है ना, इस प्रकार है, तो इसको नीचे अगर करना है तो ये क्या? तो जैसे ऊपर है तो इसको बोलते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट। इसका आंसर राइट होगा सुपर स्क्रिप्ट। क्या होगा? ये सुपर होगा, सुपर है तभी तो ऊपर है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो, सुपर है तभी तो ऊपर है। और ये क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। क्या होता है दोस्तों? सब स्क्रिप्ट। ऐसे आप याद कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो अपन को कन्फ्यूज हो जाता है कि सुपर कौन सा होगा, सब कौन सा होगा। तो जो ऊपर है वही सुपर होगा, तो इससे आपको ना भूलेगा। और ये अगर नीचे है तो ये किसको बोलते हैं? ऐसे अगर लिखना है तो इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम और रो के जो इंटरसेक्शन से बनता है, प्रतिच्छेदन से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे अगर आप MS एक्सेल खोलोगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कई सारे कॉलम रहेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे। तो एक रो हो गई, एक कॉलम हो गई।
तो इनसे जो ये बॉक्स बन रहा है, इसको, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस बॉक्स को आप क्या बोलते हो? सेल बोलते हो। क्या बोलते हो? सेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। जब एमएस बॉक्स में ये जो छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, इन बॉक्स को क्या बोला जाता है? सेल कहा जाता है। और किससे बनते हैं? एक कॉलम और एक रो से एक बॉक्स ऐसे मिलके बनता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जब आप एम एस एक्सेल वर्कशीट के सेल का सिलेक्शन करते हैं तो F2 की दबाते हैं तो क्या होता है? अगर F2 की का यूज पूछे तो इसका F2 की का यूज होता है एडिट करने के लिए, एडिटिंग के लिए हमेशा यूज होता है। तो एडिट कौन सा ऑप्शन है? सेल एडिटिंग मोड में बदला जाएगा ताकि इसका कंटेंट को संशोधित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो एडिट के लिए F2 का यूज होता है। बाकी मैंने जो शॉर्टकट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अभी फंक्शन की भी मैं शॉर्टकट डाल दूँगा। हर एक फंक्शन की क्या यूज होता है, जैसे F1 F2 F3 है ना, F10 तक है फंक्शन के, तो इनका यूज क्या होता है उसको भी मैं डाल दूँगा पीडीएफ अपने टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जब हम MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर सबसे जो स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इसकी जो ऊपरी हिस्सा है, जो सबसे अपर वाला है, इसको आप क्या बोलते हो? सबसे अपर वाला जो भाग होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और ये चीज़ आपको टाइटल बार दिख रही है ना, ये चीज़, ये क्या होता है? ऊपर जो टाइटल बार होता है, और यहाँ पर फाइल मेन्यू है, और ये जो तीनों बटन है इनको एक बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और एक होता है क्लोज। ये क्लोज का है, और ये मैक्सिमाइज का है, और ये मिनिमाइज का है। और ये आपका स्क्रॉल बार होता है, ये कौन सा है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये यहाँ पे एक होता है नीचे जो ये आपको दिख रही है ब्लू लाइन, ये क्या होता है? आपका यहाँ पर स्टेटस बार होता है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, तो स्टेटस बार ये वाला है। बाकी सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपका करंट से रिलेटेड है कि 14 नवंबर 2022 को किसी प्रसार भारती का मुख्य अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का CEO कौन बनाया गया है? किसे बनाया गया है दोस्तों? तो एक IAS ऑफिसर गौरव द्विवेदी जी हैं, उन्हें हाल ही में प्रसार भारती का CEO अपॉइंट किया गया है। कौन है दोस्तों CEO अभी प्रसार भारती का? गौरव द्विवेदी जी। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो नवंबर में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2022, उससे जो अवार्ड किसे दिया गया है ना, 2022 का जो सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स का, है ना, क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वो किसे दिया गया है? शरत कमल अंचता जी को दिया है। किससे दिया गया दोस्तों? शरत कमल अंचता। ये किससे रिलेटेड है? ये टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं दोस्तों? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे शरत कमल अंचता किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। और इन्हें हाल ही 2022 का जो दिया गया है सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं कि ध्यानचंद, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, जैसा कि ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इनका पहले इस किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये हमेशा 29 अगस्त को, है ना, दिया जाता है। 29 अगस्त को, जो कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। एंड इससे क्या, और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना जो की थी 1991-92 में की गई थी। और पहली बार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, जो कि क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं, है ना। तो उनको सबसे पहली बार दिया गया था ये राजीव गांधी, जो जिसका पहले नाम था, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। सबसे पहले ये विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, जो कि शतरंज खेल के प्लेयर हैं। और हाल ही में किसे दिया गया है? शरत कमल अंचता, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है? तभी तक जो आसियान है, आसियान का कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है ASEAN, ये होता है आसियान।
तो ए फॉर होता है दोस्तों एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अभी तक इसमें 10 कंट्री थे। अभी हाल ही में 11वां कौन बना है, तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते को 11वां बना दिया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना कब की थी, 1967, 1967 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है। कहाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें दोस्तों इंडिया अपना शामिल नहीं है, इंडिया अपना इसमें शामिल नहीं है आसियान में। बाकी आसियान का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि 16 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ किया गया है तो दोस्तों हरियाणा में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस बार जो हरियाणा में है तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जल में घुलनशील विटामिन है जिसे कई वर्षों तक लीवर में लीवर में संग्रहित किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 हो जाएगा, है ना। विटामिन जो B12 है वो जल में घुलनशील है जिसे कई वर्षों तक लीवर में संग्रहित किया जाता है। दोस्तों जल में घुलनशील सिर्फ 2 ही विटामिन है, एक है विटामिन B और विटामिन C। कौन है, विटामिन B और विटामिन C ही जल में जो है तो घुलनशील है। बाकी जो भी पूछा जाए वो सब बसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, विटामिन B और C। और उसमें से जो विटामिन B का जो B12 होता है ये लीवर में कई वर्षों तक जो रहता है तो संग्रहित रहता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 होता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं विटामिन से संबंधित चीज़ें। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए का जो होता है कि उसका जो नेम होता है इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं ना, साइंटिफिक नाम। इससे जो रोग होते हैं आप देख सकते हैं, रतौंधी, हाइपर केराटोसिस और केराटोमिल, इसमें रतौंधी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 कई बार पूछा है, इसका नाम होता है थियामिन, है ना। बेरी बेरी रोग होता है ना। जैसे विटामिन B12 बी के कितने पार्ट होते हैं, 8 भाग होते हैं। कई ये भी एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन बी जो है इसके कितने भाग हैं, 8 हैं। विटामिन B1, 2, 3, B5, B6, B7, B9, B12 और ये यहाँ तक 8 हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बाकी विटामिन C कई बार पूछा जाता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल जो होता है और इससे रिकेट्स और स्थिरता। विटामिन ई का कौन सा है, टेकोफेरॉल से, है ना। और विटामिन की का फाइलोक्विनोन। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बाकी इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का है कि आपको 2 सारणी दिख रही होगी, है ना। एक सारणी में जो एक कैपिटल लेटर नीचे A से Z तक अक्षर दिए गए हैं, प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा सा अक्षर लिखा है, जिसे बड़े अक्षर के कोड के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे बड़ा अक्षर A है तो इसका जो कोडिंग होगी C होगी, बड़े अक्षर। कैपिटल B का कोड क्या होगा, T होगा। कैपिटल C का कोड क्या होगा, W। इसी प्रकार हर एक जो Z तक कैपिटल हैं उनकी कोडिंग भी दी गई है, जो स्मॉल लेटर है उनकी कोडिंग है। तो आपको इसका बताना है कोडिंग BVZIUX, इसका कोडिंग बताना है। तो B का कोडिंग क्या है दोस्तों, B का कोडिंग T है, ठीक है। B का कोडिंग क्या है दोस्तों, आपको भी देखना है। B का A है तो TA होना चाहिए। तो A में आपको क्या TA दिख रहा है, कहीं भी A में TA नहीं दिख रहा है। B में TA दिख रहा है दोस्तों, B में भी TA नहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। C में आपको TA दिख रहा है, ये देखिए TALD। और देख लेते हैं कहीं TA दिख रहा है, और दोस्तों T कहीं दिख ही नहीं रहा है तो C में ही आपका TA छिप है, तो C ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो C आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो ऐसे ही क्लरिकल में आएंगे क्वेश्चन, तो ऐसे तो आप तो कर लोगे, बहुत ही ईजी क्लरिकल में रहते हैं क्वेश्चन दोस्तों। थोड़ा टाइम टेकन रहता है बट बहुत ही ईजी रहता है। ये भी क्लरिकल का ही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का है। आपको 2 ऑब्यू दिए गए हैं, है ना। उस ऑब्यू में कोड दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो चैम्प वर्ड लिखा है CHAMP, इसका कोडिंग बताना है। तो दोस्तों इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, इसको आप लोग ऑप्शन से करिए, क्योंकि अगर इससे कोडिंग करोगे तो इससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसका क्या करते हैं अपन कि इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे 9 7 पकड़ते हैं, लास्ट से चेक करते हैं 9 7। अब 9 7 को चेक करो, यहाँ पे 9 है और 7 यहाँ पर है,
ठीक है, ये 7 के सामने है तो पी तो बन रहा है, तो पी लास्ट वाला सही है। अब चेक करते हैं 9 6, ये हो गया 9 और ये हो गया सी। 9 और 6 से क्या बन रहा है, 9 और 6 से क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे यश बन रहा है और यहाँ पर हमको पी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं 55। 55 का है, ये 5 और ये 5, 55 से क्या बन रहा है, सी बन रहा है और यहाँ पर तो पी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 40। 40 ये 4 है और ये 0 है, तो 40 के सामने पी, पी तो बन रहा है, तो पी ठीक है। फिर हमें एम चाहिए, 8 9 चेक करते हैं, ये 8 है और ये लास्ट में 9 है, 8 9, तो यहाँ भी एम बन रहा है, ये भी सही है। फिर है क्या दोस्तों, 8 5, 8 ये हो गया और 5 कहाँ है दोस्तों, ये, तो हमें क्या चाहिए था, ए चाहिए था, तो ये भी सही है। अब इसको चेक, तो यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों, है ना, पूरे आपके बन रहे हैं। इसको भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी ना बनेंगे, बाकी यहाँ पर देख सकते हो 8 6 भी से करोगे तो ये भी सी बन जाएगा। जैसे 8 6 से करते हैं तो 8 हो गया और 6, तो सी भी बन रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आपको ऑप्शन की मदद से करना है, ऑप्शन के द्वारा इसको मैच करना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आपको एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिकली वर्ड दिया है, तो यहाँ पर एम, टेलीग्राम एम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सभी केंद्रों में कितने सीरियल नंबर 500 से कम है। नीचे एक परीक्षा में के लिए विभिन्न केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवारों के कुछ रोल नंबर दिए गए हैं और बाईं ओर से पहले 2 अंक, ये लेफ्ट से जो 2 अंक हैं ये क्या है, केंद्र कोड है। केंद्र कोड है, यानी जैसे 23 1301 है तो 23 इसमें क्या है, केंद्र कोड है, क्या है, केंद्र कोड है। और जो बाकी बच रहे हैं अगले 4 अंक केंद्र में पंजीकृत उम्मीदवारों की क्रम संख्या है। तो आप बताना है कि कितने केंद्रों में सीरियल नंबर 500 से कम है, कितने सीरियल नंबर जो है तो 500 से कम है, वही आपको छांटना है। तो इसमें अगर 2 को छोड़ दे तो 1301 बच रहा है, तो इसमें तो नहीं हो रहा है। 500 से कम बताना है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। 603, यहाँ पर 23 0 0 1 हमें मिल गया। 17 18 यहाँ भी नहीं हो रहा। 27 छोड़ दे तो 2105 यहाँ भी नहीं हो रहा है। 21 छोड़ दे तो 2000 यहाँ भी नहीं हो रहा है। 21 यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है 500 से कम। 17 2107 यहाँ भी नहीं हो रहा है। 23 0 0 यहाँ हो रहा है, 2 मिल गए, है ना। और नेक्स्ट 27 15 यहाँ भी नहीं हो रहा है। 18 यहाँ भी नहीं हो रहा है, अभी तक 2 मिले हैं दोस्तों 500 से कम। 17 को छोड़ दो 1817 हो रहा है। 27 को छोड़ दो तो यहाँ भी नहीं हो रहा। 21 को छोड़ोगे वहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा दोस्तों। 23 को छोड़ोगे तब भी नहीं बन रहा है। 21 को छोड़ोगे तो बचेगा कितना, 408, तो यहाँ हो रहा है, तो 3 तो मिल गए। और चेक करते हैं दोस्तों, 21 को छोड़ोगे तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है 500 से कम। 27 को छोड़ोगे तो 3105 हो रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ भी, मतलब टोटल कितने मिल रहे हैं, आप कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो टोटल 3 ही मिल रहे हैं 500 से कम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सो दोस्तों इस प्रकार के क्लैरिकल में पूछे जाते हैं, थोड़ा टाइम टेकन जरूर होता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्र देशों का शिखर सम्मेलन होगा। तो कहाँ होगा दोस्तों, 2022 में कहाँ हुआ है दोस्तों, इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के बाली में 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। और G20 अभी 2023 में अपन के इंडिया में होगा। और G20 की स्थापना कई बार पूछ लिया जाता है कि G20 का गठन कब किया गया था। तो G20 जो है तो 1999 बना था, 1999 में बना था। 1999 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ, मैक्सिको में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। तो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज हुई थी भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है। तो ये कॉलेस सौरा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो जो नीति आयोग है उसका पूर्णकालिक सदस्य अभी हाल ही में किसको किया गया है, डॉक्टर अरविंद विरमानी जी को पूर्णकालिक सदस्य बात करें। ये तो है, इससे कई इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे दोस्तों जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी,
इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में की गई थी। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग के नाम से इसे नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 में। जो इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अगर आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अभी इसके अध्यक्ष हैं। इसके कई बार पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष मतलब वाइस चेयरमैन कौन है, उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ, कई बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं परमेश्वरन आयर। परमेश्वरन आयर है, परमेश्वरन आयर साहब हैं इसके सीईओ। बाकी ये उपाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी जी। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतलब जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन अपॉइंटमेंट करता है? राष्ट्रपति करता है। तो किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल नियुक्त होता है? तो आर्टिकल 155 के तहत उसका जो होता है अपॉइंटमेंट किया जाता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जो है तो विवरण है। तो आर्टिकल 155 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी द्वितीयक मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है द्वितीयक। तो आपको द्वितीयक याद करना है, फिर आप प्राइमरी नहीं आने। द्वितीयक जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी है, वो दो प्रकार की होती है, दो होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। ये सेकेंडरी है, और जो जितनी भी बची वो सब बाकी प्राइमरी हैं। तो आपको सेकेंडरी याद करना है। सेकेंडरी दो ही है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो होती हैं द्वितीयक, है ना। ये होती हैं दोनों दोस्तों प्राइमरी होती हैं। सॉरी मैं गलत बता दिया। ये दोनों क्या होती हैं? प्राइमरी मेमोरी होती हैं, प्राथमिक मेमोरी होती हैं। और जितनी भी बची वो क्या होती हैं? द्वितीयक मेमोरी। क्या होती हैं? द्वितीयक। प्राइमरी कौन सी होती है? रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी प्राइमरी होती हैं। और बाकी जो बची वो क्या होती हैं? सेकेंडरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, MS वर्ड 2007 में जब आप Alt+N दबाते हैं तो इससे क्या होता है? Alt+N से आप क्या होता है? इंसर्ट टैब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है? तो इंटरनेट पर जो वेबसाइट को होस्ट करता है उसे हम बोलते हैं वेब सर्वर। सर्वर क्या होता है? वेबसाइट को होस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपका इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, MS विंडो। और आपका एप्पल मैकोस हो गया। लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनक्स क्या है पूछेगा? लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का iOS, यूनिक्स और लिनक्स क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स और लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को क्या बोलते हैं? तो वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा टाइप। इंडेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई पैराग्राफ में है तो वहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह लिखे रहते हैं, जैसे मैंने कोई पैराग्राफ में टेक्स्ट रखा है, लिखा है, तो उनके बीच का होगा मुझे स्पेस जो है तो करना है, कुछ स्पेस वगैरह सेट मतलब मैनेज करना है, एडजस्ट करना है। तो स्पेस पैराग्राफ में टेक्स्ट और पैराग्राफ के बीच जो स्पेस एडजस्ट करने की जो की होती है वो क्या होती है? टैब होती है। उसी को हम इंडेंट सेट करना बोलते हैं। तो इससे हम किसके द्वारा कर सकते हैं? टैब के द्वारा। तो राइट आंसर होगा टैब, ऑप्शन नंबर का सेकेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ये एड्रेस मिलान का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बाकी मैं पिछली भी कई वीडियो में बताया हूँ एड्रेस मिलान का, तो आपको इसको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो पॉज करके इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप इसका आंसर ज़रूर बताना यार। इसका राइट आंसर होगा एड्रेस मिलान में,
एड्रेस मिलान के बाकी मैं क्वेश्चन आप लोग को करा दिया हूँ। तो ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। सो दोस्तों ये रही आज की कुछ वीडियो। कुछ आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम में आप भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आप सबकी की करता रहूँगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करते रहिए।